आज हम लोग बड़े कमाल की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में तुम्हें ज़्यादा नंबर दिलाएगी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का सिर्फ एक ही रूल है कि जहाँ कन्फ्यूज़न है वहीं से क्वेश्चन है। अगर तुमने देखा हो कभी क्वेश्चन, तो किसी क्वेश्चन को मतलब कोई एग्ज़ाम दिया हो, तुम देखना क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहाँ से कन्फ्यूजन होती है। और इस टॉपिक में बच्चों को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होती है, तो इस टॉपिक को हम लोग इतने अच्छे से कवर करेंगे ना, बिल्कुल तुम्हें फील हो जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो इसकी एक एक बिल्कुल भी कोई भी बात मिस मत करना। पेन एंड कॉपी ले लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक एनसीईआरटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी लाइन लिखी है जो बच्चे सिर्फ रटते हैं, क्यों जो बच्चे जेईई मेंस या नीट इन सब की प्रिपरेशन करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन जस्ट ऐसे पढ़ते हैं जैसे नोवेल पढ़ रहे हों। लेकिन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बनाया भी है एक वीडियो कि कैसे एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, क्योंकि मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो मैं आराम से बता सकता हूँ। देखो, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरेंज। मतलब अगर किसी हेलो अरेंज की ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जैसे NO2 लगा है तो वो उस बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बना देते हैं। इसको टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ते हैं कि कुछ हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, माइंड मैप बनाएंगे, तो तुम्हें बहुत उसमें मज़ा आने वाला है। तो स्टार बना के हेडिंग लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उससे पहले लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, स्टार बना के लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, तुम्हें कुछ बातें याद रखने वाली हैं कि सबसे पहले आखिर अगर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में या फिर सिंपल सा हम लोग बोलें किसमें, बेंजीन में, दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक और एक होती हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक डिपेंड करते हैं कि आखिरकार तुम उसमें कौन सा रिएजेंट ले रहे हो। जैसे मान लो सिंपल से यही तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, ये मान लो कोई लगा है। अगर तुम यहाँ लेते हो इलेक्ट्रोफिलिक तो रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुम लेते हो क्या, न्यूक्लियोफिलिक, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एक बात बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुमने कई किताबें में पढ़ा होगा कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, मतलब वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और दो न्यूक्लियोफाइल आपस में जब आएंगे तो रिपल्सन होना बिल्कुल कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ला के हम रिएक्शन करा देते हैं। वैसे बता दें कि जो बेंजीन रिंग होता है इसके कंपैरिजन में पुअर इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल तो होता है लेकिन पुअर होता है। ये वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखो आगे की कुछ बातें सुनो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे बता दें कि एक तुम्हें स्टार बना के और लिख लो पॉइंट, कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, मतलब हेलो अल्केन्स होते हैं, वो मोर रिएक्टिव होते हैं किससे? अराइल हैलाइड से। अराइल हैलाइड मतलब होता है हेलो अर्किन से। आखिरकार क्यों होते, उनके रीज़न लिख लेना। मोर रिएक्टिव का मतलब होता है कि उनकी रिएक्शन फास्ट होती है। पहला रीज़न है वो है रिजोनेंस। देखो, अराइल हैलाइड में रिजोनेंस देखने को मिलती है। जैसे देखते हैं, देखो ये रही Cl, लोन पेयर ये रहे और ये रहा। देखो, यहाँ तुम्हें कोई भी रिजोनेंस देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ देखना तुम्हें रिजोनेंस देखने को मिलेगी। यहाँ आएगा, ये चीज़ यहाँ आएगी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो मतलब रिजोनेंस देखने को मिल जाएगी। जिससे रिजोनेंस नहीं आता है कि रिजोनेंस कैसे करते हैं, तो एक बार 11th क्लास की वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रिजोनेंस को बहुत डिटेल में समझा रखा है। दूसरा इसका पॉइंट है
कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो बाकी बच गए हैं ये सब HH होते हैं। अभी हमने किसका बनाया, अभी हमने बनाया बेंजीन का। और ये मान लो कोई स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ हम लगा देते हैं क्या, यहाँ लगा देते हैं हम Cl। देखो यहाँ भी हमने Cl लगा दिया है, H H H H H। अगर तुम इसका हाइड्रोजन देखने को आओगे तो इसका होगा sp3, और इसका तुम हाइड्रोजन देखने को आओगे तो इसका होगा क्या, sp2। हाँ, इसमें रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्सली डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड आने से क्या होता है कि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्लोरीन को हटाना कठिन काम हो जाता है। देन किसके कंपैरिजन में, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिंगल बॉन्ड से। तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। तो रिएक्टिविटी इस पर भी डिपेंड करती है। दूसरा है क्या, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका sp2 है, sp3 है। इसके अंदर S के कैरेक्टर हैं 33.3%, इसके अंदर S के कैरेक्टर हैं 25%। तो S के कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा हैं, तो कोई अंधा आदमी भी होगा ना तो वो ही बता देगा कि S के कैरेक्टर इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि 33% है। देखो इसके पास S के कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या तुम्हें देखने को मिलता है कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो देखो S जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस के पास वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। और जब कि इसके पास S के कैरेक्टर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड कम टाइटली बॉन्डेड रखेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है देन कंपैरिजन टू इसके। देखो बॉन्ड ब्रेक करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को तोड़ देना। तो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1775 पिकोमीटर, और जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 169 पिकोमीटर। तो क्या होता है कि इसका बॉन्ड ब्रेक करना ईजी नहीं है, और अगर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो वो लेस रिएक्टिव है। क्योंकि बेसिकली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो बॉन्ड किस तरीके से बन पाएगा, और जो बॉन्ड जितनी मुश्किल से टूटेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी स्लो होगी। दूसरी हो गई है। तीसरी बात जो हम करते हैं कि जैसे मान लो अगर हमने इसका बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना पॉसिबल नहीं है। क्या समझे? तो इसकी वजह से भी हम ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। देखो इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। और फिनाइल कैटायन क्या नहीं है, मतलब अनस्टेबल है, मतलब ये स्टेबलाइज नहीं है, किसकी रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो SN1 रिएक्ट मैकेनिज्म है वो रूल आउट हो जाएगी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें, चौथी बात ये है, फोर्थ बात ये है कि देखो बेंजीन भी बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल ही इसके तुम पास करीब लाना चाहते हो। न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन कर देंगे। लेकिन देखो ये क्या है, ये तो मतलब इसमें तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है। इसके कंपैरिजन में बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ज़्यादा। तो इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जो अटैकिंग होते हैं, वो दूर भागते हैं किसकी, रिपल्सन की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मेन पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। तो स्टार बना के लिखो मैकेनिज्म। ये बेसिकली बता दें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन ऐसे है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, उसमें कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहली बात समझ में आ गई है। देखो अब दूसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होते हैं, जैसे हमने क्या लिया NO2, बताएंगे पूरा डिटेल में समझाएंगे, वो क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा देते हैं, किसकी? रेजोनेंस की हेल्प से, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखते जाना। अब तीसरी बात है कि जैसे मान लो जो हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग लगाए हैं, तो पहला काम उसने क्या किया है? पहला काम उसने किया कि उसने रेजोनेंस इफेक्ट शो किया है। रेजोनेंस इफेक्ट शो करने से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। देखो नेगेटिव चार्ज मतलब जैसे मान लो इतनी सी जगह है, तो अब तो तुम थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हो। नेगेटिव चार्ज क्या है? वैसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर पास पास में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए मतलब चार्ज जितना दूर दूर फैलेगा, चार्ज जितना ज़्यादा तुम मतलब डीलोकलाइज्ड कराओगे, उसे फैला दोगे, उतना कम रिपल्सन होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब इसके पास दूसरा है कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। वैसे 11th क्लास में माइनस आई इफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन जस्ट यहाँ समझो कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है कि जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसकी ओवरऑल डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है? कि वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब बेंजीन रिंग में से अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को और ज़्यादा फेवर कर देता है। देखो मैं तुम्हें ऐसे जस्ट काम चलाऊ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ए रहा, ये बेंजीन रिंग है। हम मान के चलते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 10। अगर हमने क्या कर दिया है, जैसे यहाँ फ्लोरीन लगा देते हैं, फिर हमने क्या कर दिया है कि हमने इससे लगा दिया है NO2। तो NO2 क्या? माइनस आई इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा तो 7 हुई कि नहीं हुई? मतलब 7, मान लो इतना 7 हो गया है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल तो वहीं जाएगा ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी रिएक्शन शो करेगा जहाँ रिएक्टिविटी है, मतलब जहाँ रिपल्सन होगा कम। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अब देखो, अब फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, देखो हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे, पहले पॉइंट लिखते जाओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हो 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डिटेल में समझा रखा है, एक बार जरूर देख लेना, 12th में उसकी रिएक्शंस आती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ट्रेंड शो करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट ट्रेंड शो करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में अगर तुम बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप ऐड करोगे, मतलब लगाओगे, तो क्या करता है? रिंग को लेस रिएक्टिव बनाता है, मतलब रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर यही काम तुम न्यूक्लियोफिलिक में करोगे, अगर न्यूक्लियोफिलिक करा रहे हो और रिंग में अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाओगे, तो क्या कर देता है? रिंग को मोर एक्टिव बना देता है, मोर रिएक्टिव बना देता है। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई है? अब देखो एक स्टार बना के लिखो कि ऑर्थो आइसोमर इज फास्टर देन मेटा आइसोमर। मतलब जो ऑर्थो कंपाउंड बनेंगे ना, वो मेटा से कई गुना स्पीड से बनेंगे। क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाते हो तो बेंजीन की रिएक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम ऑर्थो या पैरा पे लगाते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब मोर रिएक्टिव हो जाती है बेंजीन। देखो अब हम क्या करते हैं कि मैकेनिज्म लिखो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ये मान लो बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ लगा है NO2 और यहाँ लगा है F। तो बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ लगा देगा। और ये फर्स्ट स्टेप ही डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। बहुत ध्यान से रखना, फर्स्ट यही डिसाइड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन को इस चीज़ से ऐसा देखने को मिलेगा, NO2
जब यहाँ आ जाएगा ना तो ये यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, F रहेगा और ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो क्योंकि देखो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा ना तो जो यहाँ जो ये डबल बॉन्ड होंगे ना वो डबल बॉन्ड होके शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अभी समझाएंगे, घबराओ नहीं। इस तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो बात ऐसी हुई कि मान लो इस तरीके से है, तो हमने देखा कि ऐसा 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 और NO2 और F। जब इसके अंदर तुम क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल करोगे अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लाएगा। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ ये अटैच हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे हैं 11वीं क्लास की एक बार रेजोनेंस ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला स्टेप हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो लीविंग ग्रुप है इसको लीव करेगा। कैसे करेगा अभी देखना, पूरी इसकी हम क्या करेंगे तुम्हें समझाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे। और दूसरा स्टेप रहा ये रहा कि जो लोन पेयर ये रहे ना, ये क्या आएंगे, यहाँ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ही चला जाएगा, मतलब लोन पेयर फ्लोरीन लेके भाग जाएगा। तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड ये रिएक्शन होती है फास्ट। ये तुम्हारे पास कंपाउंड देखने को मिलेगा इस तरीके से, NO2 न्यूक्लियोफाइल। देखो, और यही रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसकी जगह देखो खुद आ गया है। एक तो मैं इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जो किसी रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वही डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए देखो ये वाला स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं करेगा, मतलब यहाँ जो C एंड F के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है ना, ये डिसाइड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। वो तो ये डिसाइड करेगा C और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टेप डिसाइड करेगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसको और डिटेल में समझते हैं रेजोनेंस की हेल्प से। आगे बढ़ने से पहले क्या करो, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिख लो कि फ्लोरीन इज बेटर लीविंग ग्रुप देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, ये रहा, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ भी मान के चलते NO2 लगा है, और यहाँ मान ले हैलोजन है। अगर इस X की जगह फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है और आयोडीन लगा हुआ है, तो ये मान लो ये बेंजीन रिंग है यार, है बेंजीन है, तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। मतलब अगर जब लगाए तब इसकी होगी, इसकी किसकी होगी। तो बता दें कि जब यहाँ फ्लोरीन लगा होगा ना, तब ये रिंग मतलब ये कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन कंपैरिजन टू दिस। मतलब रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है। तो मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बेंजीन बनाओ ऐसे, NO2 और फ्लोरीन। यहाँ दूसरा कंपाउंड बनाओ। देखो दूसरा कंपाउंड तुम्हारे पास क्या है, दूसरा कंपाउंड रहा ये तरीके से, बेंजीन रिंग, NO2, क्लोरीन और NO2। अगर तुमसे कोई पूछे कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है कि ए ज़्यादा, तो ए ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो ये फ्लोरीन होता है ना, अगर हम मान के चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी 1 है, तो जो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी होगी इससे 4.3 गुना ज़्यादा होगी, और इसकी रिएक्टिविटी इसके 3300 गुना ज़्यादा होगी। मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ये वाला कंपाउंड इसके कंपैरिजन में। मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव पता कौन होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा ये वाला आयोडीन वाला, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा ये फ्लोरीन वाला। अब बात करते हैं आगे की। देखो अगर कभी तुमने किसी ना किसी बुक को कभी ना कभी पढ़ा होगा, वो भी किस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये लाइन तुम्हें देखने को मिली होगी। वैसे ये लाइन NCERT से ली है और NCERT में लिखी गई है कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स। सिंपल सी बात है कि अगर किसी हेलो अरीन्स में, मान लो हम हेलो अरीन Cl बना देते हैं, अगर उसमें ऑर्थो या
पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस बेंजीन को मोर रिएक्टिव बना देगा। सस्ती सी देहाती भाषा में यही हुआ, मतलब कि नहीं हुआ। इसको अपन समझते हैं इस तरीके से। देखो, मान के चलते हैं कि ये रहा बेंजीन रिंग, यहाँ लगा है क्लोरीन और ये NOH है और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में है। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए पता 623 केल्विन। अगर तुम इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को जाओगे तो हमें देखने को मिलता है कि इसका टेम्परेचर होगा कितना। देखो 623 है, 273 से करो 0, 12 में से 7 गए 5 गए तो इसका हुआ कितना 350, मतलब 350 डिग्री सेल्सियस। तो कंपाउंड बनता कुछ इस तरीके से, OH आ जाता है, मतलब कि ये वाला सब्स्टिट्यूट होकर इसकी जगह OH आ गया है। अगर यही रिएक्शन तुम क्या कर देते हो, ये सब Cl ही लगा है, बस इस पोजीशन में तुम क्या लगा दो, NO2 लगा दो। ऊपर ही कंडीशन सब कुछ सेम है, लेकिन देखो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 443 केल्विन। 443 केल्विन मतलब 443 273 0, 14 में से 7 गए 170, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। काम वही हो रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट करके OH लगाया जा रहा है, लेकिन तुम देखोगे कि यार कितना कम इसके लिए मतलब टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर पता है हम इस पे क्या लगा दें, एक NO2 और लगा देते हैं तो पता है इससे पता है कितना टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा। इसे चाहिए पड़ेगा 368 केल्विन, मतलब 273 5 6 देखो 5 16 में से 7 गए कितने होते हैं बताओ 95, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस चाहिए पड़ेगा। समझ रहे हो ना कितना कम टेम्परेचर होता जा रहा है सिर्फ यहाँ लगाने से। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से, OH NO2 और NO2। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर यहाँ NO2 और लगा दें तो कितना टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा, तो इसको टेम्परेचर चाहिए पड़ता है 323 केल्विन, मतलब 50 डिग्री। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। देखो इस तरीके से, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मतलब टेम्परेचर घटने का मतलब ये है कि उसकी रिएक्टिविटी देखो कितनी मतलब मैनेज होती जा रही है। मतलब ये ग्रुप लगाते जाओ, रिंग मोर रिएक्टिव होती जा रही है, मोर रिएक्टिव, इसलिए उसे कम टेम्परेचर चाहिए पड़ रहा है। अगर तुम यही NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगाओगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा रिएक्टिविटी में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस NO2 ग्रुप का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो शॉर्टकट में। देखो कि जो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो एक बात याद रखना कि मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, और रिजोनेंस का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा चार्ज क्या हो डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे मान लो चार्ज अगर इतने में तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया और एक में तुमने इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी देन इसके कंपैरिजन में। देखो इस समझो कि NO2 एट पैरा पोजीशन, इसको बहुत ध्यान सुनना और जल्दी जल्दी सुनना। देखो हमने क्या कहा, ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl नाइट्रोजन प्लस डबल बॉन्ड O माइनस, न्यूक्लियोफाइल का करो इसके साथ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जब अटैक यहाँ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ भागेगा। जब यहाँ भागेगा तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, Cl न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ आया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O माइनस ए प्लस, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिजोनेंस हो जाएगी। तो रिजोनेंस तुम्हें देखने को मिलेगी, तो रिजोनेंस हो जाएगी कुछ इस तरीके से, Cl न्यूक्लियोफाइल। देखो ये चीज़ यहाँ आएगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला खिसक के यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड O माइनस,
ए प्लस है, ए डबल बॉन्ड है। अब और देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस हो जाएगी। तो रेजोनेंस में पता क्या होगा कि लोन पेयर इसमें आएंगे। तो जब यहाँ आएंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह रहे हैं 11th वाला एक बार देख लेना। यहाँ सिर्फ उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जो रेजोनेंस थोड़ी बहुत जानते हैं और जिनने थोड़ी बहुत वीडियो देखी है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। समझे, ये इतना सिंपल सा रहा है इस तरीके से। फिर क्या होगा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। मुझे पता है कि सब लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे लोग तो स्किप करके भी निकल गए होंगे, लेकिन क्या करें, देखो चीज़ ही ऐसी है, केमिस्ट्री है, और वो भी और नहीं, हर एक चीज़ समझनी पड़ती है। प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा मतलब बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो लोन पेयर लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये Cl ही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, Cl है, न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो हमने क्या बोला कि यहाँ आया, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अगर तुम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो नेगेटिव चार्ज जो क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, जिसका रेजोनेंस हो रही है, उसमें अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व देख रहे हो तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है इस तरीके से। तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है, मतलब ये तो न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, इस तरीके से है। अब देखो कहानी आगे की सुनो, क्या होगा, Cl निकल जाएगा तो सिर्फ इसका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये दोबारा अब बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रहा डबल बॉन्ड O। इस न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर OH लेके चलोगे तो तुम्हें और अच्छे से फील हो जाएगा, मतलब OH लगता जा रहा है, OH लगता जा, तो ये OH में आ गया है। अब देखो यहाँ चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है, देखो कि नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है और नेगेटिव यहाँ आ रहा है। तो देखो इस वाले नेगेटिव को इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप ने क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया है। और जितना नेगेटिव चार्ज को या फिर किसी चार्ज को स्टेबलाइज करोगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। तो अगर NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब यही काम तुम क्या करना, इसको लगा के देखना कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब इस वाले ग्रुप को यहाँ लगा के देखना। तो यहाँ लगाओगे तो देखना नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो स्टेबलाइज यहाँ फिर रेजोनेंस से हो जाएगा। क्योंकि देखो जो रेजोनेंस हो रही है ना वो उस तरीके से हो रही है, ओ रेजोनेंस। अब हम क्या करते हैं कि हम NO2 ग्रुप को लगाते हैं मेटा पोजीशन पे। तो देखो हमने क्या किया है, NO2 एट मेटा पोजीशन। तो बात ऐसी रही है कि भाई स्ट्रक्चर अपने पास है, ये रहा Cl और मेटा पोजीशन पे ये रहा बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस माइनस। देखो समझना इस बात को बहुत ध्यान से, काम वही कर रहे हैं। OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं अटैक करोगे, स्लो स्टेप होता है ये, मतलब कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब कुछ बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कि स्लो कौन होती है, फास्ट क्या होती है, ये सब चीज़ यहाँ आएगी अपने लोग लेके अटैच हो गई है। तो लोन पेयर क्या होंगे, शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे। तो ये रहे, ये डबल बॉन्ड रहे, ये डबल बॉन्ड रहे हैं, ये रहे हैं, देखो प्लस रहे हैं। अब क्या होगा तुम्हें, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ तो बहुत ध्यान से देखो। तो देखो सिंगल लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, ये आ जाएगा यहाँ और ये खिसक के आ जाएगा यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मेशन, Cl OH डबल बॉन्ड N O माइनस
O प्लस और लोन पेयर ये नेगेटिव यहाँ रखा है। सेम टू सेम काम यहाँ हो जाएगा, ए वाली चीज़ घूम के यहाँ को शिफ्ट हो जाएगी। देखो तो यहाँ बनाते हैं ClOH। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं किस तरीके से क्या होता है कि तुम्हें आना चाहिए। इसने यहाँ किया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, ये वाला बॉन्ड खिसक के लोन पेयर लेके यहाँ आया तो यहाँ ये आ गया है नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से रहा कंपाउंड। तो अगर तुम यहाँ चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, देखो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है। ये बताओ नेगेटिव चार्ज कहीं भी इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? कहीं भी नहीं किया जा रहा है। अगर तुम कंपैरिजन करोगे कि जो रिजोनेंस है पैरा पे मतलब और मेटा पे, तो किस में रिजोनेंस तुम्हें ज़्यादा देखने को मिल रही है? रिजोनेंस देखने को मिल रही है पैरा में, किसके कंपैरिजन है? मेटा में। तो जहाँ ज़्यादा रिजोनेंस होगा समझ लो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और हर कोई स्टेबल ज़िंदगी ही चाहता अपनी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रिएक्टिविटी में क्यों डिफरेंस आता है, तुम सिंपल सा आंसर देना कि ड्यू टू रिजोनेंस एंड नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि भैया चलो आपने बोल दिया है, इतनी तो बात समझ में आ गई है, देखो यहाँ तक बात खत्म हो चुकी है इसकी, इससे आगे कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस इतना जान लो। कोई बोले क्यों मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इतना बता देना कि ड्यू टू रिजोनेंस एंड नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप बाय रिजोनेंस। देखो अब यहाँ से कहानी मैं अपनी शुरू करता हूँ। Cl है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा है ए वाला। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया चलो हम एक ऐसा कंपाउंड बनाने मतलब ऐसी चीज़ लगाने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान सुनना इस बात को, Cl डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कि ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग नहीं होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप नहीं होगा। हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हमने मान लिया इसका नाम रख दिया, कुछ जनरल सा नाम रख दिया, हमने रख दिया है कुछ भी रख दो, X रख दिया है। इसी तरीके सब कुछ सेम टू सेम ऐसा बनाते, लेकिन ए नाइट्रोजन ए X और कुछ है, मान लो और कुछ है, A प्लस है। तो अगर तुम सब कुछ सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो सेम टू सेम रिजोनेंस इसमें ही उसी तरीके से देखने को मिलेगी जो इसमें रिजोनेंस देखने को मिल रही है। बस इन दोनों में एक ही फ़र्क है कि ये जो ग्रुप ए वाला ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच रहा है, जबकि ए वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने से क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने को परमिशन दे देती है, और अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर दोगे तो न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपल्सन और ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात तुम्हें हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी। बस आखिरी में यही कहूँगा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप कैसे एक्टिव कर देता, तो बोलना ड्यू टू रिजोनेंस एंड नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। और देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज कहीं भी एक नेगेटिव चार्ज कहीं भी इसके द्वारा स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जब मान लेते हैं ये ऑर्थो पोजीशन पे था, ये Cl है, यहाँ OH लगा हुआ है, क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे है। इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रिजोनेंस करके स्टेबलाइज कराया जाएगा। लेकिन देखो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप के जस्ट नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। यहाँ देखो इन तीनों जगह कहीं नहीं आ रहा है, बगल बगल में आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा। अगर नीचे आ जाता तो सेम टू सेम कंडीशन शो हो जाती। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब हम क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, और उसका हम क्या करने वाले हैं, माइंड मैप बनाने वाले हैं। देखो अब हम बात करते हैं माइंड मैप के ऊपर। तो बता दें, मैंने बता ही दिया है कि बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ये मान लो अभी हमने सब कुछ डिफाइन नहीं किया है, सबका अपना अपने हिसाब से डिफाइन करते जाएंगे। अगर ये Cl है, मान लो X की जगह Cl लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो NaOH से, तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। फिर इसकी रिएक्शन क्या करा रहे हो, डाइल्यूट HCl से, तो बनता है आखिरी में फिनॉल। इसको बोलते हैं डाउस रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। और मैंने इसका नाम याद किया था काउस प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे? देखो अगर तुम इसी की रिएक्शन करा देते हो NH3 से, अमोनिया Cu2O से, कितना टेम्परेचर 475, तो कंपाउंड बनता है एनिलीन। याद रख लो, बहुत काम आएगा, फिनॉल काम आएगा, एनिलीन काम आएगा। आगे की कहानी सुनो। अब अगर देखो इस X की जगह अगर Br लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और रिएक्शन हम कराने वाले हैं CuCN से, किसकी प्रेजेंस है, पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से, यहाँ CN आ जाएगा। अब देखो इसकी रिएक्शन और आगे होती है, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। अगर साइनोबेंजीन की रिएक्शन तुम कंसनट्रेटेड HCl से कराते हो, तो कंपाउंड बनता है CONH2। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब देखो अगर इसी की रिएक्शन तुम LiAlH4 से कराते हो, तो कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से। बेसिकली रिडक्शन हो रही है। बेंजाइल अमीन ऐसे पड़ा है, ए अमीन अलग छोड़ दो, बेंजाइल अलग छोड़ दो, इस तरीके से बना है। अब देखो और आगे की बात करते हैं। अगर इसी की रिएक्शन तुम करा दे तो डाइल्यूट HCl से, यहाँ कंसनट्रेटेड कराओगे तो ए कंपाउंड बनेगा, डाइल्यूट HCl से कराओगे OH से, तो बनेगा बेंजोइक एसिड। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई है? अगर इस चीज़ में, हर चीज़ में तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो देखो बेसिकली इसमें लग रहा है NH2 सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर तुम इसमें देख रहे हो तो देखो इसमें OH सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर तुम इसमें देख रहे हो तो CN कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है CN, OH और NH2, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से तुम्हें रिएक्शन देखने को मिली। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अगर मान लो इस X की जगह मान लो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ये रहा Cl। इसकी रिएक्शन अगर तुम रिएक्शन करा देते हो HNO3 से, कंसनट्रेटेड HNO3 से, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारे पास ये दोनों। मतलब ये ऑर्थो पे लगा है, ये लगा है पैरा पे। ये माइनर होगा, ये होगा मेजर, क्योंकि पैरा वाला जो आइसोमर होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है किसके, माइनर कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन इसमें और इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, और बल्कि यहाँ सिमेट्री भी है, प्लेन सिमेट्री भी है। अगर इसी की रिएक्शन तुम करा देते हो किससे, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड एक Cl पे जाएगा, एक जाएगा पैरा पे, एक जाएगा ऑर्थो पे। ऑर्थो वाला हमेशा माइनर बनेगा, पैरा वाला हमेशा मेजर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजनेशन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन, क्योंकि NO2 लग रहा है, यहाँ हेलोजन लग रहा है। अगर तुम इसी की रिएक्शन क्या कर देते हो H2SO4 से और हीट कर देते हो, तो लग जाएगा क्या, SO3, और एक ऑर्थो पे लगेगा, यहाँ लगेगा पैरा पे। मतलब यहाँ तुम्हें दो कंपाउंड देखने को मतलब ऑर्थो पैरा। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा पैरा वाला, मतलब जो यहाँ लग रहे हैं इस पोजीशन पे। इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन। और देखो और आगे बढ़ो, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन सब की मैकेनिज्म हमने पिछली 11th क्लास में बहुत डिटेल में समझा है, वीडियो जाके देख लेना। इसकी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसी की रिएक्शन अगर तुम क्या करा देते हो, किससे करा देते हो, CH3Cl से, तो देखो CH3 एक जगह यहाँ लगेगा, एक जगह लगेगा यहाँ। अगर इसी की रिएक्शन करा दो CH3COCl से, तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। तो अगर हम सब चीज़ में ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ देखने को मिल रही है
कि इस कंपाउंड में से आ रहा है SO3H, इसमें से आ रहा है CH3CO, इसमें से आ रहा है CH3, और अगर तुम इसमें से देख रहे हो तो इसमें से आ रहा है Cl, और इसमें से आ रहा है HNO3 से आ रहा है NO2। बस इतनी रिएक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो NO2 और Cl, और देखते हैं SO3H, और देखते हैं CH3 CH3O, ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से रिएक्शन करी जा रही है।